13 दिसंबर को संसद भवन में जिस साजिश को अंजाम दिया गया उसके तार लगातार जुड़ते जा रहे हैं। जी न्यूज आज आपके सामने ऐसे हैरान कर देने वाले खुलासे कर रहा है जो अब से पहले कभी सामने नहीं आए हैं। 13 दिसंबर के सूत्रधार के पता चलने से लेकर आरोपियों के बदलते बयान क्या इशारा कर रहे हैं, इस कड़ी में नया आरोपी कौन है, करेंगे पूरा खुलासा। देखिए जी न्यूज की खास पड़ताल। दिल्ली पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। साजिश के सबूत जिंदा हैं। सईद भारी का सूत्रधार मिल गया। ऑपरेशन सेंधमार। दिसंबर 2023 संसद के भीतर हुई सेंधमारी पर जी न्यूज को ऐसी जानकारियां हाथ लगी हैं जिसे जानकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आरोपियों के इरादे कितने खतरनाक रहे होंगे। सबसे ताजा खुलासे में स्पेशल सेल की तफ्तीश में सौरभ चक्रवर्ती नाम का एक और अन्य आरोपी पुलिस के रडार पर आया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के सूत्रों के मुताबिक आरोपी ललित झा ने सौरभ चक्रवर्ती नाम के शख्स को एक वीडियो भेजा था जिसके साथ लिखा था, प्रदर्शन किया, सर्कुलेट करो, जय हिंद। सोची समझी साजिश को अंजाम देने के लिए आरोपी लगातार नई और पुरानी संसद की इमारत तक आते रहे। नए खुलासे में साजिश को फुल प्रूफ बनाने के लिए आरोपी मनोरंजन शातिल तरीके से दिमाग लगा रहा था। आरोपी मनोरंजन ने रेकी सबसे पहले बजट सत्र के दौरान की थी। उस वक्त वो संसद भवन की पुरानी इमारत की दर्शक दीर्घा में जाकर पहली पंक्ति पर बैठ गया था। आरोपी को इसलिए पता था कि चेकिंग के लिए समय से संसद भवन पहुंचना है ताकि लाइन में आगे रहकर दर्शक दीर्घा में पहली पंक्ति में बैठा जा सके। संसद के दर्शक दीर्घा में पहली पंक्ति में प्लानिंग के तहत दो आरोपी सागर शर्मा और मनोरंजन जाकर बैठे भी ताकि संसद भवन हॉल में प्लानिंग के तहत कूद पाएं। साफ है दोनों को पता था अगर दर्शक दीर्घा में पीछे की पंक्ति में बैठे तो कूदना संभव नहीं होगा। जी न्यूज की टीम उस जगह तक भी पहुंच चुकी है जहां ललित झा और महेश कुमावत ने सभी मोबाइल फोन को नष्ट किया था। आपको बता दें कि फोन को जलाकर सबूतों को नष्ट भी किया गया था। संसद सुरक्षा सेन मामले में आरोपी ललित झा और उसके दोस्त महेश कुमावत ने मोबाइल फोन को जलाने से पहले उसको तोड़ दिया था और तोड़ने के बाद उसे कूचामन सिटी के इसी स्पॉट पर फेंक दिया था और यहाँ पर पुलिस ने उन टुकड़ों को बरामद कर लिया। और फिर उसके बाद में जो आरोपी ललित झा और जो महेश थे उन्होंने मोबाइल फोन के बचे हुए जो टुकड़े थे उनको आग के हवाले कर दिया था। पुलिस इन जले हुए मोबाइल के टुकड़ों को पहले ही बरामद कर चुकी है। जी न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद राजस्थान की कूचामन सिटी की पुलिस उस होटल में पहुंची जहां आरोपी ललित और मुकेश रुके थे। यहां होटल मालिक भंवरलाल से भी पूछताछ हुई है। राजस्थान के पुलिस के जो अधिकारी हैं वो यहां पर पहुंचे हैं और जिस तरीके से ये वही लोकेशन है जहां पर कि ललित झा और इसी के साथ महेश कुमार जिस होटल पे ठहरे थे उस होटल पर तफ्तीश करने के लिए राजस्थान पुलिस के अधिकारी यहां पहुंच गए हैं और इसी के साथ लगातार जी न्यूज़ इस स्पॉट पर पहुंचा और उसके बाद यहां से जो अवशेष थे जले हुए वो पुलिस ने यहां से बरामद किए हैं और उसके बाद से जो होटल के मालिक हैं भंवरलाल उनसे बात कर रहे हैं, उनसे पूछताछ करेंगे। स्पेशल सेल के सूत्रों के मुताबिक सभी आरोपियों के लिखित तौर पर बयान दर्ज किए गए हैं। सभी के बयान भी रिकॉर्ड किए गए हैं। पुलिस अब सभी कड़ियों को जोड़ साजिश का सच जानने की कोशिश में जुटी है। हालांकि आरोपी अपने बयान लगातार बदल रहे हैं। 2 से 3 आरोपी कट्टर विचारधारा से प्रेरित बताए जा रहे हैं। हालांकि वो सोशल मीडिया से प्रभावित भी हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ललित झा ने इस साजिश का पूरा ताना बाना बुना था तो दूसरे मुख्य आरोपी मनोरंजन ने साजिश को सफल बनाने के लिए खास तैयारी की थी। वहीं अब महेश के परिवार वाले अपने बेटी की करतूत पर खुद को अनजान बता रहे हैं। ये आप देख रहे हैं महेश कुमावत का घर है। यहीं पर ही महेश कुमावत
यहाँ पर रहता था और यहाँ पर जो काम बता रहे हैं कि वो जो घर बनाने का जो काम है वो यहाँ पर करता था। उसके परिवार के तमाम लोग भी यहाँ पर रहते हैं और उनके जो पिताजी हैं रूप नारायण, उनका कहना है कि महेश के बारे में वो क्या कर रहा है और क्या करने वाला है, इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। और उसके बाद में पूरा जो आसपास के लोग हैं वो सभी सकते में हैं कि आखिरकार महेश ऐसा कैसे कर सकता है। साजिश की पूरी तह तक जाने के लिए जांच एजेंसियां दिन रात एक किए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। संसद में हुई सेंधमारी पर सियासत चरम पर पहुंच गई है। विपक्ष इसे मुद्दा बनाकर सियासत को हवा दे रहा है, तो वहीं पीएम मोदी इस पर अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। पीएम मोदी ने विपक्ष को बड़ी नसीहत दी है और कहा है कि घुसपैठ की गंभीरता को कम करके ना आंकें। जांच एजेंसियां मामले की सख्ती से जांच कर रही हैं। इस पर सियासत के बजाय समाधान के रास्ते तलाशने चाहिए। पीएम ने साफ कहा है कि इस पर राजनीति ना हो। पीएम ने यह भी कहा कि सेंधमारी पर लगातार जो सियासत हो रही है वो ठीक नहीं है। पीएम मोदी की नसीहत विपक्ष को जच नहीं रही है। विपक्ष की ओर से लगातार हमला किया जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे बेरोजगारी से जोड़ा और कहा कि बेरोजगारी के कारण संसद की सुरक्षा में चूक हुई है, जबकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान है कि सुरक्षा में चूक हुई। गृह मंत्री ये बात स्वीकार करें। इसी तरह कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे चाहते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह सदन में आकर के इस पर अपना बयान दें। बात करते हैं महाराष्ट्र के नागपुर की, जहां से दिल दहला देने वाली एक खबर आई है। यहां एक विस्फोटक बनाने वाली कंपनी में धमाका होने से 6 महिलाओं समेत 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। धमाका कितना भीषण था और हुआ कैसे, यह जानने के लिए देशहित की यह रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। बम बारूद की फैक्ट्री में धमाके, सीरियल ब्लास्ट में 9 लोगों की मौत। खतरों की फैक्ट्री में उड़ते ये ड्रोन नजर बनाए हुए हैं कि फिर कोई धमाका ना हो जाए, क्योंकि यहां पर टीएनटी के अब भी कई बक्से बिखरे हुए हैं जो कभी भी फट सकते हैं। फिलहाल लोगों को यहां से दूर रखा गया है, जबकि टीएनटी के ये बक्से रेस्क्यू ऑपरेशन में भी बड़ी चुनौती बने हुए हैं। कंपनी के बाहर है और सवेरे 9 के दौरान इस कंपनी के एक प्लांट में ब्लास्ट हुआ। और सबसे बड़ी बात जो है, एक डिजास्टर टीम भी यहाँ पे आई हुई है। जहाँ तक जानकारी है, कुछ टीएनटी मटेरियल जो है वो अभी भी एक्सप्लोजिव जो जहाँ ब्लास्ट हुआ उस जगह के आजू बाजू के इलाके में, इसलिए पुलिस भी सतर्क है और पूरी यंत्रणा भी सतर्क के मोड पे है। और अभी पुलिस यहाँ बहुत बड़ी तादाद में कामगारों में रोष देखा जा रहा है। ये कंपनी नागपुर में अमरावती रोड पर पड़ती है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि धमाका सुबह 9 बजे उस वक्त हुआ जब एक्सप्लोजिव पैक किए जाने का काम चल रहा था। ब्लास्ट बहुत हाई इंटेंसिटी का था, जिससे वहां मौजूद मजदूर इसकी चपेट में आ गए और 9 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 6 महिलाएं हैं। सुबह 9 बजे रिपोर्ट हुआ कि एक प्रोसेस बिल्डिंग में प्रोडक्ट बनाते हैं बूस्टर्स, जो कोल माइंस में यूज होता है। उस ऑपरेशंस में सीविंग ऑपरेशन होता है, तो कोई भी एक्सप्लोसिव में रॉ मटेरियल को सीव करके यूज किया जाता है। जब सीविंग कर रहे थे उसी समय यह घटना घटी। उसमें जो रिपोर्ट है 9 लोगों की मृत्यु का रिपोर्ट आया है अभी। कंपनी के बाहर मजदूरों के परिवार वाले मौजूद हैं और वो अपनों से मिलने की मांग पर अड़े हैं। परिजनों के आक्रोश को देखते हुए नागपुर पुलिस ने मोर्चा संभाल रखा है। कंपनी के आसपास भारी पुलिस फोर्स तैनात है। 12 से 15 लोग होने की जानकारी है। अभी तक जो जानकारी हुई है, 9 लोगों की इस पूरी दुर्घटना में मृत्यु हुई है। बहुत से जो कामगार है अभी भी बाहर वेट कर रहे हैं। उनके कुछ परिजन भी है, जो लोग अंदर है उनके कुछ परिजन भी यहाँ पे वेट कर रहे हैं। जिस एक्सप्लोजिव की पैकिंग के दौरान ये ब्लास्ट हुआ उसे टीएनटी कहते हैं, जो एक पीले रंग का ठोस कार्बनिक यौगिक है, जिसे आमतौर पर एक शक्तिशाली विस्फोटक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट और कम उत्पादन लागत के लिए जाना जाता है। फिलहाल डिजास्टर मैनेजमेंट के अलावा महाराष्ट्र एटीएस भी कंपनी में जांच पड़ताल कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ब्लास्ट की वजह वही है जो कंपनी मैनेजमेंट बता रहा है या कुछ और, क्योंकि अगर विस्फोटक बनाने वाली कंपनी में ही विस्फोट हो जाए तो सवाल तो जरूर उठता है।
नागपुर से अमर काणे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। अमेरिका का सबसे बड़ा दफ्तर कहें या इमारत, वो है पेंटागन, लेकिन अब इसकी चमक फीकी पड़ गई है। सूरत में बने दुनिया के सबसे बड़े ऑफिस कॉम्प्लेक्स सूरत डायमंड बोर्स ने पेंटागन को कई मामलों में पीछे छोड़ दिया है। कैसे, ये जानने के लिए आप देश हित की ये रिपोर्ट देखिए। रोशनी में डूबी ये भव्य इमारत आज भारत की नई पहचान बन गई है, जिसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाकर दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग का तमगा ले लिया है। ये गुजरात में बनी सूरत डायमंड बोर्स बिल्डिंग है, जो 3500 करोड़ रुपए की लागत से 4 साल में बनकर तैयार हुई है। बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन तो पिछले साल ही पूरा हो गया था, लेकिन इसको फिनिशिंग टच देने में करीब 1 साल का वक्त लगा। और आज पीएम मोदी ने इमारत का उद्घाटन करके दुनिया के सबसे बड़े डायमंड हब को हीरा कारोबारियों को समर्पित कर दिया। ये इमारत न सिर्फ गुजरात के लिए तोहफा है, बल्कि भारतीयों के लिए भी गर्व की बात है, क्योंकि इस बिल्डिंग ने अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन को पीछे छोड़ दिया है, जो 80 साल तक दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग रही। आज सूरत शहर की भव्यता में एक और डायमंड जुड़ गया है, और डायमंड भी छोटा मोटा नहीं है, बल्कि ये तो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। इस डायमंड की चमक के आगे दुनिया की बड़ी से बड़ी इमारतों की चमक फीकी पड़ रही है। पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद मौसम गुलजार है, तो मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ गई है। वहीं देश का दक्षिणी भाग बारिश की मार झेल रहा है। तमिलनाडु में लगातार हो रही बारिश से कई जिलों में हालात बद से बदतर हो गए हैं। कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। कश्मीर को धरती की जन्नत कहा जाता है, और इस जन्नत की खूबसूरती में 4 चांद लगाता है गुलमर्ग। बर्फबारी के बाद गुलमर्ग की रौनक कैसी होती है, तस्वीरें गवाह हैं। इस समय गुलमर्ग में शायद ही कोई ऐसी जगह होगी जो बर्फ की चादर से ढकी ना हो। चाहे पहाड़ियां हो या फिर लंबे लंबे चिनार, सब सफेद बर्फ में ढके हैं, और बर्फ से ढके नजारों ने हर किसी को दीवाना कर दिया है। गुलमर्ग में देश के हर कोने से पर्यटक आए हैं। क्या बूढ़े, क्या बच्चे, हर कोई बर्फबारी का मजा उठा रहा है। इस खूबसूरत नजारे को हर कोई अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहता है। आपकी नजरें जिधर भी जाएंगी, बस आपको बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। और बर्फबारी की इस खूबसूरती को शब्दों में बयान करना आसान नहीं, लेकिन सैलानी इस कुदरत के नजारे को एक पल के लिए अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहते। बर्फबारी के खूबसूरत लम्हे को कैमरे और मोबाइल में ये सैलानी कैद कर रहे हैं। घूमने आए सैलानी कल तक कश्मीर की हरियाली देखकर रोमांचित थे, लेकिन रात भर से शुरू बर्फबारी के बाद सैलानियों के लिए ये अनुभव अकल्पनीय है। सैलानी बेहद खुश है। बिल्कुल, कल तो यहाँ पे एकदम ग्रीन और ब्राउन था, कुछ दिखने को नहीं था। आज तो पूरा बर्फ हो गया है। कल हम लोग नीचे से ऊपर आ रहे थे, सब गाड़ियों को बहुत परेशानी हो रही थी। अभी चलने को नहीं हो रहा है, हम गिर रहे हैं 2-3 बार। तो बर्फ बहुत अच्छा है। हम लोग जैसे ही गुलमर्ग घुसे तो स्नोफॉल होना स्टार्ट हो गया, तो बहुत अलग एक्सपीरियंस है, अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये तस्वीरें बांदीपोरा की हैं, जहां बर्फबारी के बाद नजारा ऐसा है कि देखकर आप भी खुद को तारीफ करने से रोक नहीं पाएंगे। यहाँ पहाड़ और इन पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर की खूबसूरती देखते ही बन रही है। एक ओर जहाँ बर्फबारी के बाद नजारे गुलजार हैं, तो वहीं दूसरी ओर बर्फ की मोटी परत जमने से आवाजाही पर ब्रेक लग गया है। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा की, जहां मशीनों के जरिए सेना के जवानों ने रास्तों से बर्फ हटाई। टूरिस्ट के लिए तो काफ़ी अच्छा हुआ कि बहुत लोग आते हैं काफ़ी दूर से, पूरे इंडिया में वर्ल्ड वाइड लोग आते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर जो ये बर्फ़ हो गई उनके लिए तो काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन लोकल्स के लिए बिल्कुल भी कन्वीनियंट नहीं रहा। क्योंकि जैसे कि मैं खुद कल शाम को आया था 12:30 के आसपास, तो हमें फिर वापस जाने नहीं दिया।
तो बोला सुबह 3 बजे जाने देंगे, 4 बजे जाने देंगे, 5 बजे, बट दे डिडंट अलाउ अस, सो वी हैड टू सफर अ लॉट। तस्वीरें जम्मू के कटरा की हैं, जहां माता वैष्णो देवी के दरबार में सीजन की पहली बर्फबारी के बाद श्रद्धालुओं की आंखों की चमक बढ़ गई। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने सर्दी को देखते हुए श्रद्धालुओं के लिए पर्याप्त इंतजाम किए हैं। पुंछ के निचले इलाके में भी बारिश और बर्फबारी हुई है। पीर पंजाल पहाड़ियों की चोटियां बर्फ से ढक गई हैं। बर्फबारी को देखकर यहां भी लोगों के चेहरे खिल उठे। वहीं उत्तराखंड के चमोली में बर्फबारी ने कपकपाती ठंड में इजाफा कर दिया है। इस बर्फबारी को देखने के लिए पर्यटक औली पहुंचने लगे हैं। क्रिसमस और न्यू ईयर की छुट्टियां मनाने के लिए देश विदेश से पर्यटक यहां पहुंचते हैं। लेकिन अब की बार ये रौनक फीकी पड़ गई है, क्योंकि पर्यटकों के लिए औली का दीदार मुश्किल है। जोशीमठ में भूस्खलन के बाद औली रोपवे बंद है। औली जाने के लिए सड़क एक विकल्प है, लेकिन सड़कों पर बर्फ गिरी है। खतरे को देखते हुए भारी वाहनों की आवाजाही ठप है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का सीधा असर मैदानी इलाकों पर पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में लगातार सर्दी बढ़ रही है। आम जनजीवन अस्त व्यस्त है, तो वहीं भगवान को भी ठंड से बचाने की कोशिश की जा रही है। मंदसौर के विश्व प्रसिद्ध भगवान पशुपतिनाथ की अष्टमुखी प्रतिमा को भी ठंड से बचाने के लिए कंबल उड़ाया गया। और शीतलहर चलते ही परंपरा अनुसार इस वर्ष भी भगवान पशुपतिनाथ को ठंड से बचाने के लिए कंबल उड़ाया गया। कहा यह जाता है ये भक्तों द्वारा भगवान के लिए लाड़ है। पहाड़ों पर बर्फबारी तो मैदानी इलाकों में ठंड ने ठिठुरन बढ़ा दी है। देश में उत्तर से दक्षिण तक देश के अलग अलग राज्यों में मौसम के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। तमिलनाडु में बारिश लगातार आफत बनती जा रही है। थूथुकुडी, तिरुनेलवेली, तेनकासी, कन्याकुमारी और रामनाथपुरम समेत तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों में सुबह से भारी बारिश हो रही है। तमिलनाडु के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 2024 में भव्य राम मंदिर के उद्घाटन की चर्चा दुनिया भर में हो रही है। न सिर्फ पूरे देश में उत्साह और उल्लास का माहौल है, बल्कि अमेरिका में रहने वाले हिंदू समुदाय के लोग भी बेहद खुश हैं। वॉशिंगटन की सड़कों पर श्री राम की जय जयकार हो रही है। राम मंदिर के उद्घाटन से पहले अमेरिका में महीने भर तक इसका उत्सव मनाने की तैयारी चल रही है, जिसकी शुरुआत एक विशाल कार रैली से हुई है। देखिए एक रिपोर्ट। 7 समंदर पार श्री राम के लिए लग्जरी कारों की रैली निकली है। देश में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की भव्य दिव्य तैयारी के बीच अमेरिका के वॉशिंगटन से आई ये तस्वीरें राम भक्तों को रोमांचित कर रही हैं। देखिए करोड़ों की कार में श्री राम के नाम की पताका लिए लोग कैसे खुशी मना रहे हैं। खुशी सदियों के इंतजार के खत्म होने की है। ये खुशी 22 जनवरी 2024 के ऐतिहासिक क्षण की जयकार के लिए है, जब अयोध्या में बन रहे भव्य मंदिर में रामलला विराजमान हो जाएंगे। दरअसल अयोध्या में होने जा रहे राम मंदिर के उद्घाटन का जश्न अमेरिका में भी मनाया जा रहा है। हिंदू अमेरिकी समुदाय के सदस्यों ने वॉशिंगटन डीसी में विशाल कार रैली का आयोजन किया। कार के साथ बाइक पर भी श्री राम भक्तों की सवारी निकली। भारतीय समुदाय के कई लोग फेडरिक सिटी मैरीलैंड के पास अयोध्या वे में श्री राम भक्त अनंजय मंदिर में एकत्रित हुए, जहां विश्व हिंदू परिषद ऑफ अमेरिका के सदस्यों ने लोगों को संबोधित भी किया। कार रैली के अलावा अब यहां 22 जनवरी 2024 के ऐतिहासिक क्षण से पहले बड़े आयोजन की भी तैयारी है। जानकारी के मुताबिक विश्व हिंदू परिषद ऑफ अमेरिका 2024 में 20 जनवरी से यहां ऐतिहासिक उत्सव का आयोजन करेगी, जिसमें श्री राम की कथाएं, श्री राम की पूजा और भगवान श्री राम और उनके परिवार के लिए भजन गाए जाएंगे। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को होने जा रहा है। अभिजीत मुहूर्त में ये कार्यक्रम होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। अयोध्या में मंदिर निर्माण का कार्य युद्ध गति से चल रहा है।
भव्य दिव्य और अलौकिक अयोध्या में भगवान श्री राम के विराजमान होने की तैयारी चल रही है। देश भर से श्रद्धालु पैदल ही अयोध्या के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। 22 जनवरी के इंतजार में न सिर्फ अयोध्या बल्कि पूरी दुनिया राममय दिख रही है। इस बीच अमेरिका से आई इन तस्वीरों को देखकर राम भक्तों की खुशियों का ठिकाना नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।